अच्छा, एक सवाल है, अगर काम की दुनिया में या जहां सत्ता का खेल चल रहा हो, वहां आपसे पूछा जाए कि ज्यादा खतरनाक कौन है, आपका जाना माना दुश्मन या आपका सबसे अच्छा दोस्त? सवाल थोड़ा अजीब लगता है ना, कि क्या दोस्ती हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं? सुनने में उल्टा लगता है, पर आज हमारे पास जो जानकारी है उसमें दी गई इतिहास की कुछ कहानियां तो यही बताती हैं। आज हम दोस्ती और दुश्मनी के इस उलझे हुए रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये जानना है कि जब भरोसे की बात आती है तो क्या हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। चलिए, इस विचार की गहराई में उतरते हैं। देखिए, जब भी हम मुश्किल में होते हैं तो सबसे पहले दोस्तों की तरफ ही भागते हैं। वही तो हैं जो दुनिया की कठोरता को थोड़ा कम करते हैं, एक एक सहारा बनते हैं। लेकिन इन स्रोतों में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि हम अपने दोस्तों को उतना नहीं जानते जितना हम सोचते हैं। हम्म। दोस्ती में हम अक्सर मतलब कड़वी सच्चाई कहने से बचते हैं, बहस टालने के लिए हाँ में हाँ मिला देते हैं। बिल्कुल सही। और यही चीज काम की दुनिया में बहुत खतरनाक हो जाती है। जब आप किसी दोस्त को नौकरी पर रखते हैं या उस पर कोई बड़ा एहसान करते हैं, तो उस रिश्ते का जो नाजुक संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। कैसे? एहसान का बोझ बहुत भारी हो सकता है। धीरे धीरे उस दोस्त में नाराजगी और जलन की भावना आने लगती है। जलन अपने ही दोस्त से? क्यों? ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव है। जब कोई एहसान इतना बड़ा हो जाता है कि उसे चुकाया नहीं जा सकता, तो इंसान का दिमाग उस बोझ से छुटकारा पाने के लिए एक रास्ता निकालता है। वो उस एहसान को अपना हक समझने लगता है। अच्छा। वो सोचने लगता है कि मैं तो इसके काबिल था ही, ये कोई मेहरबानी नहीं है। वो जो एहसान मानने की भावना होती है ना, ग्रैटिट्यूड, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उसकी जगह हक जताने की भावना ले लेती है। और यहीं से खतरे की शुरुआत होती है। इसका कोई उदाहरण है? क्योंकि सुनने में ये बहुत बहुत कठोर लग रहा है। एक नहीं, कई हैं। लेकिन सबसे भयानक उदाहरण हमें 9वीं सदी के बाइजेंटीन साम्राज्य में मिलता है। सम्राट माइकल तृतीय की कहानी। हम्म। माइकल को एक ऐसे सलाहकार की जरूरत थी जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। और उन्होंने किसे चुना? अपने सबसे अच्छे दोस्त को। हाँ, अपने सबसे अच्छे दोस्त बेसिलियस को। बेसिलियस, ये कौन था? कोई बड़ा मंत्री या सेनापति? बिल्कुल नहीं। बेसिलियस एक मामूली अस्तबल का रखवाला था, घोड़ों की देखभाल करता था। ओह। एक बार उसने सम्राट की जान बचाई थी और बस वहीं से उनकी गहरी दोस्ती शुरू हो गई। माइकल ने उसे सब कुछ दिया, पैसा, ऊंचा पद, बेहतरीन तालीम। वो इतने करीब आ गए कि माइकल ने उसे बिना किसी राजनीतिक तजुर्बे के अपना सबसे बड़ा सलाहकार, अपना चेम्बरलेन बना दिया। मतलब दोस्ती के नाम पर काबिलियत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और जैसे ही बेसिलियस को सत्ता और पैसे का स्वाद लगा, उसकी भूख बढ़ती चली गई। वो और लालची हो गया। माइकल उसकी हर मांग पूरी करते रहे, उसे और अमीर बनाते रहे। धीरे धीरे बेसिलियस ने सम्राट के कान भरने शुरू कर दिए। उसने माइकल को अपने ही चाचा बारदास के खिलाफ भड़काया। बारदास एक बहुत ही काबिल और समझदार इंसान थे, जो शायद माइकल के लिए सबसे अच्छे सलाहकार साबित होते। लेकिन बेसिलियस ने उन्हें रास्ते से हटाना चाहा। हाँ, उसने माइकल को इतना उकसाया कि उन्होंने बारदास की हत्या करवा दी। अपने ही चाचा की, सिर्फ एक दोस्त के कहने पर? हाँ, और उस हत्या के बाद खाली हुए सेना प्रमुख का पद भी बेसिलियस ने ले लिया। अब वो सम्राट से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। कहानी में मोड़ आ रहा है। बिल्कुल। कुछ साल बाद जब माइकल को पैसों की तंगी हुई, तो उन्होंने बेसिलियस से वो कुछ पैसे वापस मांगे जो उन्होंने उसे उधार दिए थे। बेसिलियस ने सिर्फ मना ही नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में जो अक्कड़ और अपमान का भाव था, उसे देखकर सम्राट को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। देर से ही सही, लेकिन एहसास तो हुआ। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माइकल समझ गए कि उन्होंने दोस्ती के नाम पर एक राक्षस बना दिया है। वो तो सोचते होंगे कि बेसिलियस हमेशा उनका एहसान मानेगा। और असलियत ठीक इसके उलट थी। कुछ ही हफ्तों बाद बेसिलियस ने अपने सैनिकों को भेजकर माइकल तृतीय की सोते समय हत्या करवा दी और खुद सम्राट बन गया। अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ ऐसा, ये तो विश्वासघात की इंतहा है। इंतहा तो उसके बाद हुई। अपनी क्रूरता और ताकत दिखाने के लिए उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त और जिसने उस पर इतने एहसान किए थे, उसी माइकल का कटा हुआ सिर एक भाले पर लगाकर पूरे शहर में घुमाया। ये कहानी सुनकर तो कोई भी अपने दोस्त को नौकरी पर रखने से पहले 100 बार सोचेगा। तो फिर क्या करें? क्या सत्ता की दुनिया में अकेले चलना ही एकमात्र रास्ता है, या फिर इन स्रोतों में कोई और, शायद हैरान करने वाला रास्ता सुझाया गया है? एक रास्ता है, और वो बिल्कुल उल्टा है। ये विश्लेषण कहते हैं
अगर दोस्त खतरनाक हो सकते हैं तो अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। दुश्मनों का इस्तेमाल, ये तो और भी जोखिम भरा लगता है। दुश्मन तो दुश्मन होता है। यहीं पर चीन के सम्राट सुंग की कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो 959 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। उस समय चीन का इतिहास खूनी बगावतों से भरा पड़ा था। मतलब सम्राट बनना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। हर कुछ सालों में कोई ताकतवर जनरल सम्राट को मारकर खुद गद्दी पर बैठ जाता था। सही कहा। तो सम्राट सुंग ने इस चक्र को कैसे तोड़ा? सुंग बहुत समझदार थे। वो जानते थे कि उनके सबसे बड़े दुश्मन असल में उनके तथाकथित दोस्त हैं, यानी उनकी अपनी सेना के ताकतवर कमांडर। वो किसी भी दिन उन्हें धोखा दे सकते थे। बिल्कुल। तो उन्होंने इन सभी कमांडरों को एक शानदार दावत पर बुलाया। और वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया, यो मरवा दिया? नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा चालाकी से काम लिया। जब सब शराब के नशे में थे तो उन्होंने अपने गार्ड्स को कमरे से बाहर भेज दिया और उन कमांडरों के सामने एक अजीब सा सवाल रखा। क्या? उन्होंने कहा, मैं रात दिन डर में जीता हूँ, चैन से सो भी नहीं पाता। आप में से ऐसा कौन है जो सम्राट बनने का सपना नहीं देखता? वाह, सीधा मुद्दे पर आ गए। हाँ, और आगे कहा, मुझे आपकी वफादारी पर कोई शक नहीं है, पर क्या होगा अगर कल को आपके ही सैनिक आपको बगावत के लिए मजबूर कर दें? उन्होंने तो कमांडरों के दिल की बात ही कह दी। बिल्कुल। और फिर उन्होंने अपना असली प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, आप लोग अपनी कमान छोड़ दें, बदले में मैं आप सबको आलीशान जागीरें, बड़े बड़े घर और ऐशो आराम की जिंदगी दूंगा। मतलब एक तरह से गोल्डन हैंडशेक दे दिया। हाँ, कह सकते हैं। उन सेनापतियों को अचानक एहसास हुआ कि इस रोज रोज के तनाव और साजिशों की जिंदगी से तो वो आरामदायक जिंदगी कहीं बेहतर है। और उन्होंने मान लिया। अगले ही दिन सबने इस्तीफा दे दिया। एक ही झटके में सम्राट सुंग ने दोस्ताना भेड़ियों के झुंड को पालतू मेमनों में बदल दिया। ये तो हुई दोस्तों से या तथाकथित दोस्तों से निपटने की बात, लेकिन अपने असली दुश्मनों के साथ उन्होंने क्या किया? उनके साथ उन्होंने बिल्कुल अलग बर्ताव किया। जब विद्रोही राजा लियू ने सालों लड़ने के बाद हार मानकर आत्मसमर्पण किया, तो सुंग ने उसे सजा देने के बजाय अपने दरबार में एक पद दिया। एक दावत में जब सुंग ने उसे शराब का प्याला दिया तो लियू डर गया। उसे लगा इसमें जहर है, जो कि उस जमाने में आम बात थी। हाँ, ये देखकर सम्राट सुंग हंसे और उन्होंने वो प्याला लेकर खुद पी लिया। उसमें जहर नहीं था। इस एक काम ने लियू को हमेशा के लिए उनका वफादार बना दिया। अच्छा। एक और राजा था चियनशू। उसके खिलाफ साजिश करने के कुछ सबूत सुंग के हाथ लगे। सुंग ने उसे बुलाकर सजा देने के बजाय वो सारे सबूत एक पैकेट में बंद करके उसे वापस दे दिए और कहा, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इनकी जरूरत नहीं। इस तरह की उदारता की तो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, खासकर अपने दुश्मन से। यही तो बात है। देखिए, एक दोस्त हमेशा और ज्यादा की उम्मीद करता है। उसमें आसानी से जलन पैदा हो सकती है ना? हाँ। लेकिन एक दुश्मन जिसे आपने मौत के मुंह से बचाया हो या जिस पर आपने अप्रत्याशित मेहरबानी की हो, वो आपका ज्यादा आभारी होता है। उसे हमेशा लगता है कि उसे अपनी वफादारी साबित करनी है। सही बात है। और इसी रणनीति की वजह से सुंग राजवंश 300 साल से भी ज्यादा चला। ये बात अब्राहम लिंकन के उस मशहूर कथन की याद दिलाती है, जब मैं अपने दुश्मनों को अपना दोस्त बना लेता हूं तो क्या मैं उन्हें नष्ट नहीं कर देता? बिल्कुल। और ये सिर्फ दुश्मनों को दोस्त बनाने के बारे में नहीं है। इन स्रोतों के अनुसार कभी-कभी एक साफ-साफ घोषित दुश्मन का होना भी फायदेमंद होता है। एक दुश्मन फायदेमंद कैसे हो सकता है? इसका एक क्लासिक उदाहरण है नेपोलियन के 2 मंत्री, विदेश मंत्री टैलीरैंड और खुफिया पुलिस का प्रमुख जोसेफ फॉशे। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। लेकिन जब टैलीरैंड ने नेपोलियन के खिलाफ साजिश करने का फैसला किया तो उसने मदद के लिए अपने किसी दोस्त को नहीं बल्कि फॉशे को चुना। अपने सबसे बड़े दुश्मन को? क्यों? क्योंकि टैलीरैंड जानता था कि उनका ये गठबंधन दोस्ती के नाजुक और भावनात्मक धागों पर नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ की ठोस जमीन पर टिका होगा। मतलब भावनाएं नहीं, सिर्फ मतलब। हाँ, दोस्ती में भावनाएं बदल सकती हैं। आज जो दोस्त है कल वो जलन कर सकता है, लेकिन स्वार्थ नहीं बदलता। टैलीरैंड और फॉशे दोनों जानते थे कि नेपोलियन को हटाने में दोनों का फायदा है। उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक दूसरे के लालच पर भरोसा करना था। और ये रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुआ। माओ त्से तुंग के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जाता है ना, कि वो भी दुश्मनों को जरूरी मानते थे। हाँ, माओ का तो मानना ही था कि दुश्मन आपको सतर्क और तेज बनाते हैं। जब 1937 में जापान ने चीन पर हमला किया
तो माओ के कुछ साथी घबरा गए। और छिपने की सलाह देने लगे होंगे। बिल्कुल, लेकिन माओ ने इसे एक मौके की तरह देखा। उन्होंने अपनी सेना को जापानियों से लड़ने के लिए कहा ताकि उन्हें लड़ाई का असली तजुर्बा मिले। उन्होंने इसे भविष्य में अपने असली दुश्मन यानी चीन के नेशनलिस्टों से लड़ने के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि एक मजबूत विरोधी के बिना कोई इंसान या कोई समूह मजबूत बन ही नहीं सकता। मतलब एक दुश्मन आपको मजबूत बनाता है, आपको एक मकसद देता है। और साथ ही एक घोषित दुश्मन का होना इस अनिश्चितता से बेहतर है कि आपको पता ही ना हो कि आपके असली दुश्मन कहाँ छिपे हैं। सही बात है। जब दुश्मन सामने होता है तो कम से कम आपको पता होता है कि खतरा कहाँ से आएगा। बिल्कुल, और ये आपके मकसद को जनता के सामने रखने में भी मदद करता है। आप इसे आसानी से अच्छे और बुरे की लड़ाई की तरह पेश कर सकते हैं। एक मिनट, मैं इस बात को ठीक से समझना चाहता हूँ। क्या ये स्रोत सच में ये कह रहे हैं कि दफ्तर में या काम की जगह पर दोस्ती निभानी ही नहीं चाहिए? ये तो दुनिया को बहुत ही मुश्किल और अकेली जगह बना देगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये एक पत्थर की लकीर है। कुछ अपवादों का भी जिक्र है, लेकिन वो भी जोखिम से भरे हैं। जैसे कभी कभी सत्ता में बैठे लोगों को कुछ गंदे काम करवाने होते हैं जो कानूनी या नैतिक रूप से सही नहीं होते। ऐसे में वो दोस्तों का इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों? क्योंकि एक पेशेवर कर्मचारी शायद ऐसा काम करने से मना कर दे, लेकिन एक दोस्त का स्नेह, उसका लगाव उसे आपके लिए वो जोखिम उठाने को तैयार कर सकता है। वो दोस्ती के नाम पर ऐसा काम कर जाता है, जो कि दोस्ती का बहुत ही स्वार्थी इस्तेमाल है। हाँ, और एक और बहुत ही चालाक लेकिन क्रूर रणनीति है दोस्त को बलि का बकरा बनाना, जिसे अंग्रेजी में स्केपगोट कहते हैं। अच्छा। इतिहास में जब राजा महाराजाओं की कोई बड़ी योजना फेल हो जाती थी तो वो अक्सर अपने किसी सबसे करीबी दोस्त या सलाहकार पर सारा इल्जाम डाल देते थे और उसे सजा दे देते थे। हाँ, लेकिन जनता इस पर यकीन कैसे कर लेती थी? यही तो चालाकी थी। जनता को लगता था कि भला कोई अपने सबसे प्यारे दोस्त की बलि क्यों चढ़ाएगा, जरूर उसी दोस्त ने कोई बड़ी गड़बड़ की होगी। इस वजह से वो राजा को निर्दोष मान लेते थे और राजा की कुर्सी बच जाती थी। बेशक, ऐसा करने के बाद वो दोस्ती तो हमेशा के लिए खत्म हो जाती थी। तो अगर दोस्तों के साथ काम करना ही है तो ये तभी संभव है जब दोनों लोग इसमें शामिल खतरों को अच्छी तरह समझते हो और एक पेशेवर दूरी बनाए रखें। तो फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब खतरे की घंटी क्या है? आपको हमेशा ईर्ष्या और कृतज्ञता जैसे भावनात्मक संकेतों पर नजर रखनी चाहिए। अगर आपका दोस्त आपकी सफलता से थोड़ा भी जलने लगे या ये जताने लगे कि उस पर एहसान किया गया है या वो हर चीज को अपना हक समझने लगे, तो ये एक बड़ी चेतावनी है। शक्ति के दुनिया में रिश्ते कभी स्थिर नहीं होते। तो इन सारी कहानियों और विश्लेषणों से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि शक्ति और काम की दुनिया में इंसानी भावनाएं, खासकर जलन और हक जताना, दोस्ती को एक बहुत ही नाजुक और अविश्वसनीय रिश्ता बना सकती हैं। दोस्ती पर भरोसे की नींव कमजोर पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक पुराने दुश्मन की वफादारी ज्यादा मजबूत हो सकती है, क्योंकि वो एहसान और खुद को साबित करने की गहरी भावना से आती है। इसका सार निराशावादी होना नहीं है, बल्कि इंसानी स्वभाव की सच्चाइयों को समझना है। ये निजी भावनाओं को पेशेवर फैसलों से अलग रखने के बारे में है। तो अंत में किसी काम के लिए दोस्ती की भावनाओं से ज्यादा उस इंसान की काबिलियत और हुनर मायने रखता है। बिल्कुल। सम्राट माइकल तृतीय के पास अपने चाचा बारदा जैसा काबिल इंसान था, लेकिन उसने दोस्ती के भ्रम में उसे नजरअंदाज किया और अपनी जान गंवा दी। अगर उसने काबिलियत को दोस्ती से ऊपर रखा होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। यहाँ हम एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। इन स्रोतों में दोस्तों को नौकरी पर रखने या दुश्मनों का इस्तेमाल करने की बात हुई है, लेकिन उस स्थिति का क्या जब काम के दौरान कोई सहकर्मी समय के साथ आपका एक करीबी दोस्त बन जाता है? अच्छा, ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या इससे भी वही खतरे पैदा होते हैं जिनके बारे में हमने आज बात की, या फिर एक पेशेवर नींव पर बना ये रिश्ता इस पूरे समीकरण को पूरी तरह से बदल देता है?